क्या पढ़े थे? कोशिका झिल्ली के बारे में बताए थे ना। हाँ। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है कि और ये किसका बना होता है कोशिका झिल्ली? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। और बोले थे क्या कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाता है? पारगम में झिल्ली भी बोला जाता है। पारगम में झिल्ली भी कहा जाता है किसको? कोशिका झिल्ली को ना। कोशिका झिल्ली को पारगम में झिल्ली भी कहा जाता है, ऐसा बोले थे हम लोग। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ पदार्थों को कोशिका झिल्ली के मतलब आर पार आने जाने देता है, ठीक है। कुछ कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर आने देता है, तो बाहरी पर्यावरण से अंदर भी आने देता है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देता है इसीलिए। और ये सभी पदार्थ को अंदर या बाहर जाने नहीं देता है, कुछ पदार्थों को क्या करता है? चयन करता है, ठीक है। मतलब चुन चुन करके कुछ कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देता है। इसी गुण के कारण इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पदार्थ को अंदर बाहर होने नहीं देता है, कुछ कुछ पदार्थों को ही ये अंदर बाहर आने देता है, इसीलिए उसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और कुछ कुछ पदार्थों को अंदर आने जाने देने के कारण इसको पारगम में झिल्ली भी कहा जाता है। किसको? कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली को वही जानेंगे कि पारगम में झिल्ली, कोशिका झिल्ली को पारगम में झिल्ली क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि बहुत से कोशिका लोग जीवित ऐसे नहीं रहेगा, उन लोग को भी ऑक्सीजन जैसे गैसों का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। और एक कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है जो अंदर वो निकालने वाला गैस होता है, उसको हम शरीर के अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वो शरीर से बाहर निकालने, वर्ज्य पदार्थ होता है, उसको निकालने का जरूरत है। तो कोशिका में ये सब कैसे होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना। तो कोशिका में ऐसे गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह पारगम में झिल्ली के द्वारा ही होता है, ठीक है। और उस प्रक्रिया को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो विसरण कहा जाता है। विसरण 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 क्या बोलेगा? तो विसरण कुछ नहीं है, एक वैसी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। यहाँ पर दो नया शब्द आता है। क्या? इस सांद्रता क्या है, ठीक है? सांद्रता क्या है? उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता क्या है? तो सांद्रता कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग सांद्रता की बात करेंगे, ये सांद्रता के बारे में, तो इस सांद्रता वैसे कुछ पदार्थ नहीं है। जैसे कि कोई भी हम लोग अगर विलयन बनाते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ विलयन को बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, यहाँ पर हम अगर इसमें पानी भर दिए तो यह विलयन नहीं बना है, ठीक है। ये तो सिर्फ पानी है ना। पानी के साथ अगर हम लोग कुछ और चीज मिला देते हैं, जैसे कि नमक को मिला देते हैं, ठीक है। जब ये पानी के साथ अगर कुछ हम लोग दूसरे पदार्थ को मिला देते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है? वो विलयन बन जाता है, ठीक है। वही विलयन को ही क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। सांद्रण बोलते हैं। सांद्रण मतलब विलयन का शक्ति, ठीक है। जैसे कि अगर खाली शुद्ध पानी ठोई रहेगा, अब केवल पानी ही रहेगा भरा हुआ, तो उसका सांद्रण नॉर्मल रहेगा, ठीक है। उसका सांद्रता बोलेंगे इस विलयन का शक्ति को ज्यादा करो, इसका सांद्रता बढ़ाना होगा, तो उसमें क्या करना होगा? कुछ पदार्थों को मिलाना होगा, ठीक है। जैसे कि नमक, चीनी हो गया, कुछ भी इस तरह से पदार्थ को अगर मिला देंगे तो उसका सांद्रता बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें अगर कुछ कुछ पदार्थों को मिला देंगे और उसमें अगर क्या बढ़िया से मिल जाता है, चीनी और पानी, चीनी को और नमक को अगर हम लोग मिलाते हैं किसी पानी में तो बढ़िया से घुल जाता है ना। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे? ये सब बढ़िया से घुल जाता है, इसलिए समांगी वाला यानी कि तनु विलयन बोलते हैं एक ठो को, और सांद्र विलयन ना। सांद्र विलयन और तनु विलयन अगर ठीक से नहीं घोल पाएगा तो उसको तनु विलयन बोलेंगे, और अगर ठीक से घोल पाएगा तो उसको सांद्र विलयन बोला जाता है, ठीक है। यही है सांद्रण कुछ है नहीं, ठीक है। तो कोई विलयन आता है, वो मतलब कोई पानी लाएंगे उसमें कुछ और अगर पदार्थ डाल करके उसके शक्ति को बढ़ाएंगे, विलयन के शक्ति को, तो उसी को हम लोग सांद्रण बोलेंगे, ठीक है। तो यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
गति करता है। विसरण की प्रक्रिया में जो होता है पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जैसे कि ये जो सांद्रण का अनुसरण जो करता है वो गैस ही करते हैं। जो सांद्रता विसरण की जो गुण है उसके जो अनुपालन करता है इसके गुण का वो गैस लोग करता है। गैस सब गैस गैस जैसे कि हो गया क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और हम अभी ऑक्सीजन के बारे में ही बात करते हैं। ये लोग विसरण प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे फिर गैस और भी बहुत सारा गैस है। अभी हम लोग क्या करेंगे अगर देखो विसरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। अभी हम लोग कुछ हम लोग यहाँ पर चलो इसको ये कर रहे हैं गरम करेंगे, ठीक है। इसको इसमें कुछ पदार्थ को हम लोग कुछ गरम करने लगेंगे, ठीक है। इसमें सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सब्जी बनाएंगे तो क्या होगा देखना यहाँ पर जब वो गर्म होने लगे उबलने लगेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। भाप निकलेगा और ये जो यह भाप है वो क्या होगा यहाँ पर जो हवा यानी कि वायु पहले से मौजूद था उसमें क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। और घुलने की वजह से यहाँ की वायु जो है इस वायु का सांद्रण क्या हो जाएगा, यहाँ का सांद्रण बढ़ जाएगा। यहाँ का सांद्रण जो है वह बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब उच्च सांद्रता की स्थिति आ जाएगा, आएगा ना। और उसके बाद क्या होता है जब हम गली इधर से गुजरेंगे थोड़ा दूर से होते हुए जब जाएंगे इधर से खाली पार होंगे, इधर से पार होंगे तो क्या होगा वही सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर उच्च सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हुआ था तो क्या करेंगे ये जो गैस है जो तो वो क्या करेगा निम्न सांद्रता की ओर गति करने लगेगा। तब यहाँ का खुशबू हम लोग का कहाँ तक ऐसे गैसों के रूप में जो निम्न सांद्रता की स्थिति जहाँ तक उत्पन्न होता है वहां तक लोग पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे नाकों तक भी पहुंचता है और हम उसको क्या दूर में बन रहा खाना का सुगंध हम लोग दूर से भी उसको सूंघ सकते हैं। उसका वो कैसे आता है वहां से, तो ही जब वो वाष्प बनकर उठा ना तो उसके वायु में घुल गया और वहां का वायु को वहां का आयु को क्या कर दिया, उसका सांद्रण को बढ़ा दिया, ठीक है। उसको बढ़ा दिया और बढ़ने की वजह से सामने के एरिया में और जहाँ दूसरा जगह है वहां पर जब निम्न सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा तब जो सुगंध है वो का फैलने लगेगा और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। और जब हम लोग उधर से गुजरते रहेंगे तो क्या हमारे नाकों तक आ जाएगा और हमको दूर से ही पता चलेगा कि वो लोग का घर में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है। तो ये सब जो प्रक्रिया होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और इस विसरण प्रक्रिया के द्वारा पादपों में और एकोसिकीय जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का भी आदान प्रदान मतलब अंदर ले जा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर करना की जो प्रक्रिया होता है इसी के द्वारा होता है। उसी का हम लोग समझेंगे कि जो कोशिका है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक निकालने योग्य पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ होता है। इसको अगर शरीर के अंदर में रखेंगे तो बीमारी भी फैल सकता है, ठीक है। तो ये निकलने योग्य पदार्थ होने के कारण इसको कोशिका से कैसे करके निकाला जाता है उसका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये कोई कोशिका हो गया, ठीक है। जब इसके अंदर की कोशिका अंदर का जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कोशिका के अंदर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जमा हो जब निकलेगा नहीं तो अंदर में जमा ही ना होगा, वो लोग का जमा होगा तो क्या हो धीरे 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 इसका सांद्रता क्या हो जाएगा, जमा होते होते इसका सांद्रता बढ़ जाएगा। जब इसका सांद्रता बढ़ जाएगा और जो पर्यावरण बाहरी पर्यावरण की सांद्रता, बाहरी पर्यावरण की सांद्रता वो जो कोशिका के अंदर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से क्या होने लगे, कम होने लगे, कम। तो क्या करने लगेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पारगम्य झिल्ली के द्वारा कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या वहां से बाहर की ओर आने लगेगा, ठीक है। जब उधर उच्च सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब जमा हो जाएगा बहुत ज्यादा तो कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और जो बाहरी पर्यावरण है वहां पर निम्न सांद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। और जो गति है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मतलब अंदर से बाहर की ओर आने लगेगा। इस प्रकार से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो वर्ज्य पदार्थ को निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को कैसे करके वो लोग अंदर करते हैं, सेम प्रक्रिया वही होता है कि कोई भी कोशिका आएगा, कोशिका आता है और उसके अंदर जो स्थित है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस
और बाहर भी हम लोग के बाहरी पर्यावरण में भी कार्बन ऑक्सीजन गैस है। जब इसकी सांद्रता कोशिका के अंदर स्थित ऑक्सीजन गैस की सांद्रता कम होने लगे, कम हो तथा बाहरी पर्यावरण में स्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता जब अधिक हो तो यहाँ पर जो गैस है ऑक्सीजन गैस, उसकी गति जो होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की होगा, मतलब बाहरी पर्यावरण से अंदर की ओर कोशिका की ओर गति करने लगेगा। इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव और बहुत से पादप लोग क्या करते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का अपनी ओर आकर्षित मतलब अपने अंदर ले जाते हैं और बाहर भी, और यह सब होता है पारगम्य झिल्ली के कारण ही होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कुछ गैसों को शरीर कोशिका के अंदर भी और अंदर से बाहर भी आने जाने देता है, ठीक है। इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। विसरण समझ में आ गया होगा। विसरण के बाद एक और टॉपिक आता है क्या, परासरण को, ठीक है। जब गैसों का आदान पर जब गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति हो तो उसी को विसरण बोलेंगे। एक और आता है, दूसरा टॉपिक आता है परासरण। इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। सेम टू सेम हम विसरण में देखिए गैसों का आदान प्रदान जब पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो हम लोग उसको विसरण बोले। और परासरण किसको बोलेंगे, जब जल के अणु जब कोशिका के अंदर या बाहर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा आता है तो उसी के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसमें कैसे होता है समझ लेते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा। जैसे कि हम लोग एक बीकर लेंगे और उसमें एक बहुत पतला एकदम पतला एक झिल्ली को डालेंगे। इतना बहुत पतला है ताकि उसको हटाने पर पानी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा नहीं कि उसको हटाते हुए फटाक से वो लोग इधर उधर होने लगे, उसको हटाने से भी कोई प्रभाव ना पड़े, बस खाली उसको रोकने के लिए कि इधर का पानी इधर ही रहे, उधर का पानी उधर ही रहे। ऐसा करने के लिए हम दे दिए और इसके इधर जितना पानी था उतना ही पानी इधर भी मिला दिए। अब क्या करेंगे, हम इधर कुछ इसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे। अब ये इसकी सांद्रता सेम है, इसके सांद्रता को बढ़ाने के लिए हम इसमें नमक को मिलाते हैं, नमक को मिलाएंगे। जब हम इसमें नमक को मिला देंगे इस तरह से और देखेंगे, और इसको जब हम लोग उठा देंगे, इसको हटा देंगे, अब हम वो जो अंदर झिल्ली डाले थे उसको अगर हम हटा देते हैं तो कुछ समय के बाद हमको देखने मिलेगा ये जो घोल है, ये घोल धीरे धीरे इधर भी आने लगेगा, इधर आने लगेगा। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि जल के अणु भी जो परासरण के गुण है, विसरण के गुण है, उसका अनुसरण करते हैं। और क्या, इधर जो उच्च सांद्रता था, उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ये चीज हमको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे इसी को हम लोग बहुत सारे उदाहरण से समझते हैं। चलो कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला ये में देखेंगे कि यदि हम कोई जंतु हो या पादप हो, उसके कोशिका को एक बीकर में रखेंगे, एक किसी में, ये जंतु कोशिका है, जंतु या पादप कोशिका को रख देते हैं, कोशिका को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, पानी को भर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी सांद्रता को, पानी की सांद्रता को बढ़ाने के लिए इसके साथ हम लोग क्या मिला देते हैं, नमक को मिला देते हैं, नमक को इसमें मिला देते हैं। और इस प्रकार जब हम कोशिका को उसमें डालेंगे तो कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो पानी है बाहर की हम लोग जानते हैं कि जो परासरण या विसरण की प्रक्रिया होता है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर से बाहर पानी जाता है और बाहर जब आर पार होता है उसमें जो गैसों का आर पार हुआ या फिर पानी का आर पार होगा, वो सिर्फ बाहर से अंदर की ओर ही जाएगा और अंदर से बाहर की ओर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं, वो अंदर से बाहर की ओर भी जाता है और बाहर से अंदर की ओर भी जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ पर इस प्रकार के जब हम लोग विलयन में कोशिका को रखेंगे तो इसमें जो पानी होता है
वह अधिकतर मात्रा में कोशिका के अंदर चला जाता है, और अधिकतर मात्रा में कोशिका के अंदर चला जाता है, और कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में कोशिका के बाहर निकलता है, बहुत कम मात्रा में। जिसके कारण क्या होता है, जो कोशिका होता है या कोशिका क्या होता है, फूल जाता है। जिसके कारण कोशिका क्या होने लगता है, फूलने लगता है। और इस प्रकार के जो तुमको ये मिलेगा, इस प्रकार के विलयन मिलेगा, उस विलयन को हम लोग बोलेंगे अल्प परासरण। अल्प परासरण विलयन बोलते हैं, ठीक है। अल्प परासरण विलयन, ये बोलेगा अल्प परासरण दाबी विलयन किसको बोलते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन किसको बोलेंगे, तो वैसा परासरण बोलेंगे हम लोग कि जिसमें जल के अणु कोशिका के अंदर जाए, ठीक है। अधिकतर जल के अणु कोशिका के अंदर चला जाए और कम से कम जल के अणु कोशिका से बाहर आए। और इस अवस्था में अगर हम लोग परिणाम को देखेंगे तो जो कोशिका हम लोग डाले थे वो क्या हो जाएगा, फूलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अल्प परासरंदाभी विलयन कहा जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप को, अगर दूसरा उदाहरण को समझते हैं तो इसी प्रकार से हम एक और बीकर को लेंगे और उसमें जंतु या पादप कोशिका को ही फिर से इसमें रख देंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर विलयन बनाएंगे उसमें यहाँ का सांद्रता, पानी की सांद्रता, और यहाँ पर जो कोशिका के अंदर स्थित पानी की संख्या, सांद्रता की सांद्रण अगर बराबर है, कोशिका के अंदर स्थित पानी की सांद्रता और कोशिका के बाहर जो हम लोग विलयन बनाए हैं उसकी भी सांद्रता जब बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में ना ही कोशिका से बाहर जल की गति होगी और ना ही कोशिका के अंदर से मतलब पानी से कोशिका के अंदर जल जाएंगे। मतलब इस प्रकार के विलयन में हम देखेंगे तो जल की कोई गति नहीं होगी, ठीक, ना ही अंदर से बाहर की ओर, ना ही बाहर से अंदर की ओर। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलेंगे समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन किसको बोलेंगे, वैसा परासरण है कि नहीं, जिसमें वैसे मतलब एक वैसी प्रक्रिया बोलेंगे जिसमें मतलब विलयन जिसमें क्या जल की गति ना तो कोशिका से बाहर हो और ना ही कोशिका से बाहर से कोशिका के अंदर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन। और अल्प परासरण विलयन किसको बोलेंगे, अल्प परासरण विलयन, जिसमें जल के अणुओं की गति कोशिका से बाहरी मतलब विलयन के जो जल के अणु हैं वो कोशिका के अंदर ज्यादा चला जाए और वहां से कम मात्रा में पानी निकले, ठीक है। और देखते हैं कि अल्प परासरंदाभी विलयन में अगर कोशिका को रखेंगे तो वो फूल जाएगा, और ऐसे अगर समपरासरी विलयन में अगर किसी हम लोग कोशिका को रखेंगे तो उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना ही ज्यादा पानी वहाँ मतलब पानी की कोई गति नहीं हुआ ना, जल के अणुओं की कोई गति नहीं होता है। एक और स्टेज हम लोग उदाहरण के बारे में बात करेंगे, तो तीसरा उदाहरण से समझ लेते हैं इसको कैसे। इसी प्रकार से हम एक और भी कर लेंगे, और इसके अंदर एक कोशिका को रखेंगे। यह जंतु कोशिका हो सकता है या पादप कोशिका, कोई भी हो सकता है, जंतु या पादप कोशिका होगा, ठीक है। इस विलयन में रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ की जो सांद्रता है, कोशिका की जो सांद्रण है, एक कोशिका की सांद्रित, इसका सांद्रता हम लोग क्या करेंगे, अधिक करेंगे, इसकी सांद्रता अधिक। और जो विलयन है, ठीक है, इस विलयन की सांद्रता, इस घोल का सांद्रता, ठीक है, ये जो पानी है या फिर घोल है इसकी सांद्रता उसको जंतु या पादप कोशिका को एक घोल में डालेंगे, जिस घोल में क्या उसका बाहर जो पानी हम लोग यहाँ पर लिए, कोई घोल लिए, उसका सांद्रता क्या हो, कम हो, और जो कोशिका डाले हैं उसके अंदर जो पानी की सांद्रता है वो अधिक हो,
इस प्रकार के विलयन में कभी कभी हमको ऐसा गति देखने को मिलता है कि जो बाहर जो विलयन की जो पानी की सांद्रता यहाँ पर अधिक कम होने के बावजूद भी क्या होता है, जल की जो गति है वह बाहर से कोशिका के अंदर जाने लगता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जाने लगता है। अधिक मात्रा में जल कोशिका के अंदर चला जाएगा और कम मात्रा में जल कोशिका से बाहर आएंगे। तो इस पर एक उल्टा प्रक्रिया थोड़ा सा होता है। ठीक है, और ऐसे सांद्रण को क्या बोलते हैं, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विलयन को अति परासरण दाबी, अति परासरण दाबी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन तीन प्रकार के हम लोग तीनों परासरण को समझ गए। एक है क्या, अल्प परासरण विलयन, अल्प परासरण। अगर किसी पानी में हम लोग किशमिश को डाल देते हैं, ठीक है, किसी पानी में किसी किशमिश को अगर हम लोग डाल देते हैं तो हम लोग को देखेंगे यहाँ पर देखने को यह मिलता है कि जो पानी है, पानी की जो गति है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, यहाँ का पानी बाहर का पानी से कोशिका के अंदर जाने लगता है। ठीक है, अंदर जाने लगता है और 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद हम लोग अगर उसको देखेंगे तो जो कोशिका का जो साइज है, इसका साइज वह बड़ा हो जाता है। कोशिका मतलब क्या होता है, फूल जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसमें जल के अणु उसमें क्या हो गया, पार हो गया। ठीक है, मतलब जल के जो अणुओं की गति है वो बाहर के जल के अणुओं की गति जो है वो कोशिका के अंदर ज्यादा जाने के कारण क्या हो गया, कोशिका फूल जाता है। अगर हम लोग दूसरा बार करके देखेंगे इस यही वाला को, एक विलयन लेंगे, विलयन क्या बोलेंगे, यहाँ पर पानी लेंगे, ठीक है, एक बीकर में, और उसमें पानी के साथ क्या मिलाएंगे, हम नमक को मिला देंगे। अच्छा, बोलेगा कि यहाँ पर पानी हम लोग कुछ मिलाए नहीं, इसको घोल कर सांद्रता को नहीं बढ़ाए, फिर भी गति क्यों हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो किशमिश को हम लोग डाल रहे, किशमिश के अंदर जो जल है उसकी सांद्रता क्या है, हमेशा शायद यहाँ पर से निम्न है। ठीक है, और बिना यहाँ पर इसकी सांद्रता अगर उसको सांद्रित किए बिना ही यहाँ पर जो पानी पहले से हम लोग डाले थे उस पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर स्थित मतलब किशमिश के अंदर जो पानी है उसकी सांद्रता से अधिक होने की वजह से क्या होता है, कि पानी बाहर से कोशिका के अंदर में प्रवेश किया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि पानी लेंगे और उसमें उसकी सांद्रता, उसके शक्ति को, विलयन को, घोल को, उसके शक्ति को ज्यादा करने के लिए उसमें क्या कर देंगे, हम लोग नमक को लगाएंगे। अब क्या हो गया, जो पानी है हम लोग का, इसकी शक्ति, सांद्रता क्या हो गया, बढ़ गया। और अब हम लोग अगर कोशिका मतलब क्या, किशमिश को ना, सूखा किशमिश जो देखा है उसको अगर हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, देखने को मिलेगा, जितना वो सिकड़ा हुआ था वो तो है ही, कुछ समय के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा और 5-10 मिनट के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, जो किशमिश है वो क्या होने लगेगा, सिकुड़ जाएगा। छोटा हो जाएगा। से क्या होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो पादप तथा कोशिका, पादप तथा जंतु बोलेंगे, कोशिका तथा जंतु, कोशिका तथा जंतु जो विसरण और क्या, हम लोग विसरण और परासरण को पढ़े। विसरण और परासरण की प्रक्रिया जब कोशिका तथा जंतु में किस प्रकार से लाभदायक, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक विसरण और परासरण की वजह से ही क्या होता है, जंतुओं में या फिर कोशिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान हो पाता है, गैसों और जल का क्या होता है, आदान प्रदान हो पाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जो जल किसी पादप के, यानी पौधा का ही बात कर लेते हैं, उसका जड़, पादप का जड़, जैसे कि ये कोई फूल हो गया, ठीक है, ये कोई फूल हो गया और इसका जड़ जो है जमीन के नीचे तक गया। ठीक है, ये कोई फूल है, ठीक है, पादप के नीचे चला गया। तो ये जड़ क्या काम करता है, ये पानी को क्या करता है, जड़ का काम होता है पानी तथा खनिज लवण, खनिज लवण को क्या करना, स्टोर करना, जमा करना। ठीक है, तो क्या जड़ का मुंह होता है क्या, नहीं। तो पानी को कैसे उसके अंदर को घुसाएगा, नहीं घुसा सकता,
लेकिन ये जो विसरण की परासरण की जो प्रक्रिया है, जिसके परासरण की प्रक्रिया से ये लोग पानी को क्या करता है, जड़ से अपने जो अंदर है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर में पानी जड़ नीचे तक जाता है और पानी वहां पर पाया जाता है ना, जो नमी मिलता है वहां से पानी को ये लोग अपने अंदर में घुसा लेता है। ठीक है, इस परासरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि जंतुओं में जो जल के मूल जो जड़ है, वो लोगों में जल को किस प्रकार से अपने अंदर में क्या करता है, उसको स्टोर करता है। समझ में आ गया। फिर अगर हम लोग और बात करेंगे तो जो इसका इस प्रकार से बहुत सारा महत्व है। ठीक है, एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में अगर बात करेंगे तो ये लचीला होता है। हम लोग किसका बना होता है, लिपिड तथा प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का बना होने के कारण जो कोशिका झिल्ली होता है वह क्या होता है, लचीला होता है। लचीला होता है, और इस लचीला होने की वजह से बहुत सारा फायदा किसको होता है, एक कोशिकीय जीव को। एक कोशिकीय जीव को कैसे, एक कोशिकीय जीव में हम लोग पढ़े हैं, देखिए उसमें भी श्रम विभाजन होता है कि नहीं। लेकिन खाना खाने के लिए उसका मुंह तो है नहीं, लेकिन वो कैसे करके भोजन को ग्रहण करता है, इसको हम लोग समझते हैं। लचीला होने की वजह से क्या करता है, जो कोशिका लोग होता है, जैसे कि अमीबा को ही चलो मान लेते हैं हम एक कोशिका जीव में। ठीक है, वो लोग क्या करता है, अपना शरीर के आकार को क्या बदल सकता है। ठीक है, तो वो लोग कैसे करके प्राप्त करता है, जैसे कि यहाँ पर कोई खाने का वो एक कोशिका जीव, जैसे हम लोग चलो अमीबा को ही मान लेते हैं, ये अमीबा जिसकी कोई आकार नहीं है। ठीक है, इस तरह से रहता है कि खाने का उसको दिख गया तो ये क्या करता है, जो अपना शरीर है, अपना जो एक कोशिका है, उसको क्या कर लेता है, उसको बदलने लगता है और वो सामने की ओर जाता है। इस प्रकार से बनाया गया एक रास्ता बनाएगा, उस इस जो है इसको यहाँ बीच में लाएगा। देखेंगे हम लोग कुछ समय के बाद इसको पूरे इस तरह से इस प्रकार से ढकने लगेगा, और कुछ समय के बाद क्या मिलता है देखने को, कि यह जो कोशिका है, हाँ, पूरी तरह से इसको अपने अंदर घुसा लेता है इस प्रकार से, और धीरे धीरे इसका पाचन करने लगता है। ठीक है, तो यह तभी संभव हो पाता है, भोजन को ग्रहण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। अमीबा एक कोशिकीय जीव लोग अपना शरीर को क्या करता है, अपना शरीर के आकार को बदल करके बाह्य पर्यावरण से जो खाद्य पदार्थ है उसको ग्रहण करता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये सब होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। बोलेगा अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा करता है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ को अपने अंदर में स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा तुम लोग अगर नहीं लिखा है तो लिखो, एंडोसाइटोसिस बोलने में थोड़ा ये लिखा है। ठीक है, इसको लिख लो, 1 बज गया ना। हाँ, इसको परासरण, फिर कोशिका तथा जंतु गैसों का आदान प्रदान करने में, और इसको लिखो चलो तो, विसरण द्वारा कोशिका बाह्य पर्यावरण। देखो इसको लिखने का, इसको ऐसे लिखना है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका भोजन प्राप्त करता है, ऐसे लिखो। इसको तो ऐसे ही लिखना है ना, दूसरा स्टार में हम तो फोटो के द्वारा दिखा दिए ना, भाषा में लिखना, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका भोजन को भी प्राप्त करता है। तो झिल्ली को समझ गए, इसमें बहुत सारा विसरण की प्रक्रिया होती है, परासरण की प्रक्रिया होती है, और जो एंडोसाइटोसिस क्या है समझ गए हम लोग, अमीबा इसी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम अगला जो कोशिका अंग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है, ये क्या है, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के जैसे ही है, लेकिन क्या बोलेंगे, जैसे कोई कोशिका हो गया, ये कोई कोशिका हो गया, और कोशिका झिल्ली क्या रहता है, इसके ऊपर पतला सा रहता है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका के ऊपर एक पतला सा झिल्ली के रूप में रहता है, एकदम पतला सा झिल्ली के रूप में रहता है, एकदम पतला। और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर में एक और मोटी परत पाया जाता है, एक और क्या परत पाया जाता है, मोटी परत। अंदर में
एक और मोटा परत पाया जाता है, भित्ति कहते हैं। ये जो मोटी परत है, मोटी परत जो दिख रहा है, यही क्या है? कोशिका भित्ति। ये मोटी परत, जो लाल वाला दिख रहा है इसको भी कर देते हैं। ये तो क्या है? कोशिका। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है?